कंसंट्रेशन की यूनिट्स के बारे में या ऐसे बोल सकते हैं, हम कंसंट्रेशन की टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमने आपसे कंसंट्रेशन की जो डिफरेंट टर्म्स हैं, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फॉर्मुलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, स्ट्रेंथ वगैरह, ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक और कंसंट्रेशन की टर्म है, उसको बोल दिया जाता है पीपीएम, और एक होता है पीपीबी। तो पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी होता है पार्ट्स पर बिलियन। पीपीएम एक होता है पीपीएम, एम फॉर मिलियन एक होता है पीपीबी और बी फॉर बिलियन। एक हमारे पास में पार्ट्स पर मिलियन, एक हमारे पास में है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन की यूनिट है पीपीएम एंड पीपीबी, इनको हम यूज में कब लेते हैं। तो ये बोला जाता है कि अगर आपके पास में एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ट्रेसेस में है या सॉल्यूट आपका बहुत ही कम है ना, उस केस में जो कंसंट्रेशन है वो हम बता देते हैं पीपीएम के अंदर, और भी ज्यादा कम हो तो उसको बताते हैं हम पीपीबी से। पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, हमने लिखा हुआ है इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस देन कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम और पीपीबी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। पीपीएम का फॉर्मूला हमने बना दिया। अब पीपीएम इक्वल टू है weight of solute upon weight of solution multiplied by 10 to power weight of solute upon weight of solution multiplied by 10 to power 9। ये आता है 10 to power 9, सॉरी 10 to power 6 कर दिया इसको मैंने, 10 to power 6। पीपीएम का फॉर्मूला है, पीपीएम होता है weight of solute upon weight of solution into 10 to power 6। ये तो पीपीएम हो गया। अगर पीपीबी की बात करें तो पीपीबी के लिए फॉर्मूला बना, पीपीबी होता है weight of solute upon weight of solution multiplied by 10 to power 9। यहाँ 10 to power 6 है और इधर 10 to power 9 है। तो जो पीपीएम है, पीपीएम में 10 to power 6 से मल्टीप्लाई करना है, 10 to power 6 को इन्वर्ट करे तो 9 बन जाएगा। तो पीपीबी के अंदर 10 to power 9, इसे याद कर लेना, यहाँ 6 है, 6 को इन्वर्ट कर दिया तो 9 बन जाता है, तो 10 to power 9 हो गया। इसको अपन ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो सपोज आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया और एक सॉल्यूशन बना के उसका कंसंट्रेशन आपने ले लिया 2 ppm। आपने एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बना के उसका कंसंट्रेशन आपने ले लिया 2 ppm। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ उस 2 ppm का क्या मीनिंग होता है। 2 ppm का मतलब एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 2 ppm है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो सॉल्यूशन बना रखा है, आप इस सॉल्यूशन को 10 to power 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स करने हैं हमको, इस सॉल्यूशन के हमको 10 to power 6 पार्ट्स करने हैं। 10 to power 6 ये होता है 10 लाख, यानी इसको 10 लाख टुकड़ों में तोड़ना है। तो 10 to power 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये बोलता है अगर आप इसके 10 to power 6 पार्ट्स कर देंगे ना, तो उसमें से दो जो पार्ट है ना, जो 2 पार्ट है वो तो आपके होंगे सॉल्यूट के, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो होंगे आपके सॉल्वेंट के। तो आप सोच सकते हैं कि 10 लाख में से 2 तो एक नेग्लिजिबल होता है ना। तो वैसे बोलते हैं ना कि अगर सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वेरी वेरी लेस हो तो वहां जो कंसंट्रेशन है वो हम आपको बताएंगे पीपीएम में, और भी लेस हो तो बताई जाती है पीपीबी के अंदर। ठीक है, ये 10 to power 6 है और ये 10 to power 9। आपने भी देखा होगा जैसे वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है, तो हार्डनेस वाटर के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम होती है, तो हार्डनेस को भी हम पीपीएम से बताते हैं। और बताते हैं जैसे ये जो एयर में जो पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन को देखा जाए तो एयर के कंपैरिजन में तो वो नेग्लिजिबल है। तो आपने भी देखा होगा कि जो पोल्यूशन वगैरह है या जो हार्डनेस है, इनको हम पीपीएम से ही इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो पीपीएम और ये मतलब है पीपीबी का। ठीक है, नेक्स्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन परसेंट बाय मास या परसेंट बाय वेट एंड मोलरिटी। मैं आपको बता रहा हूँ परसेंट बाय मास और मोलरिटी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। कई बार जो क्वेश्चन वगैरह हम सोल्व करते हैं ना, तो परसेंट बाय मास वगैरह दे रखा हो तो मोलरिटी और जो नॉर्मलिटी वगैरह है ना, वो डायरेक्ट में निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या बना रहा हूँ, मतलब मैं मोलरिटी और परसेंट बाय वेट का फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको परसेंट बाय वेट और नॉर्मलिटी भी बता दूंगा। समझ लेते हैं। पहले हमने लिखा मोलरिटी, कैपिटल एम, मोलरिटी का फॉर्मूला हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। मैंने क्या काम किया, ये जो फॉर्मूला है ना, अब क्या चेंज कर रहा हूँ समझना। इसमें चेंज क्या नंबर 1 चेंज मैंने किया, जो 1000 है 1000 को लिखा मैंने 10 into 100 ये लिख दिया, 10 into 100 करके 1000 लिख दिया।
दूसरा काम क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले को मास ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई किया और मास ऑफ सॉल्यूशन से भी डिवाइड कर दिया। ये लीजिए मैंने इसको मास ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई किया, उसके साथ साथ मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड भी कर दिया है। ठीक है जी। अब देखिए ये जो मास है ना W जो लिखा हुआ है, ये किसका मास है, ये सॉल्यूट का मास है। देखो ये सॉल्यूट का मास हो गया, ये सॉल्यूशन का मास हो गया, और ये 100। तो मैंने क्या क्या लिया देख लीजिए इधर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको बोलते हैं परसेंट बाय मास। तो इस पूरी की जगह लिखा मैंने परसेंट बाय मास से परसेंट बाय मास आ गया इनटू। देखिए अब इसको देखिए, ये लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको देख लीजिए, मास अपॉन सॉल्यूशन इसको बोल दिया जाता है डेंसिटी। देखो मास किसका है, सॉल्यूशन का है, वॉल्यूम किसका है, ये भी सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो डेंसिटी भी सॉल्यूशन का आएगा ना, इसकी जगह लिखा डेंसिटी डी। तो ये डी क्या है, ये डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये लेना है हमको ग्राम पर एमएल के अंदर, क्योंकि ये ग्राम में लिया और ये हमने मिलीलीटर के अंदर रखा है। तो जो फॉर्मूला है इसमें जो डी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये ग्राम पर एमएल में लेना है। इनटू 10 की जगह हमने 10 रखा अपॉन मोलिकुलर मास। तो हमारे पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बना दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना है। फॉर्मूला है मोलरिटी इक्वल टू परसेंट बाय मास, मोलरिटी इक्वल टू परसेंट बाय मास मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन मोलिकुलर मास। जैसे हमने परसेंट बाय मास और मोलरिटी के बीच में रिलेशन बनाया ना, इसी टाइप से हम परसेंट बाय मास और नॉर्मलिटी के बीच में भी रिलेशन बना सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, सेम ऐसा कैसा फॉर्मूला बन जाएगा। जो मोलिकुलर मास है उसकी जगह लिख देंगे आप इक्विवेलेंट वेट। ये लीजिए इक्विवेलेंट वेट को रिप्लेस करते तो आप देख सकते हैं परसेंट बाय मास मल्टीप्लाइड बाय डी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते ये बन जाएगा नॉर्मलिटी। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इस फॉर्मूले को। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने लिया रिलेशन बिटवीन मोलरिटी स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो रिलेशन बता रहा हूँ किसके बीच में। एक तो हमने ले लिया मोलरिटी स्मॉल एम, और दूसरा हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन। देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। क्या क्या ले रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ मोलरिटी और एक ले रहा हूँ मैं मोल फ्रैक्शन। इनके बीच में रिलेशन बताता हूँ। मैंने आपको जो मोल फ्रैक्शन बताया था तो उसमें समझाया था ना, दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है उनके मोल के रेशियो के इक्वल होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि XB अपॉन XA इक्वल टू NB अपॉन NA। NB का मतलब मोल, मोल को क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। NB की जगह लिखा हमने WB अपॉन MB, NA की जगह लिखा WA अपॉन MA, ऐसे लिखा जा सकता है। हमने क्या किया, हमने फॉर सिंप्लिसिटी हम मान लेते हैं भाई, अब जैसे ए और बी काम में ले रहे हैं ना, अब सॉल्यूशन बनेगा तो ए और बी का मतलब अब हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म से बात करनी पड़ेगी ना। तो अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो फॉर्मूले वगैरह में बना रहा हूँ ना, तो जो ए है ना, ए में ले रहा हूँ सॉल्वेंट के लिए और बी में ले रहा हूँ सॉल्यूट के लिए। तो देखो मैंने इधर अज्यूम कर लिया है कि ए किसके लिए ले रहा हूं मैं, सॉल्वेंट के लिए, और बी मैंने ले लिया सॉल्यूट के लिए। इसका मतलब अगर मैं WA लिखता हूं ना, WA का मतलब सॉल्वेंट का मास होगा। अगर मैं MA लिखूंगा तो सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास होगा। अगर मैं WB लिखूंगा तो वो सॉल्यूट का मास होगा। अगर MB लिखूंगा तो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास होगा। तो ये अपने दिमाग बात फिट कर लीजिए। हम जो फॉर्मूले बना रहे हैं, हम जो फॉर्मूले का फॉर्मेट बता रहे हैं, उसके अंदर मैं ए सॉल्वेंट के मान के चल रहा हूं और बी मैंने सॉल्यूट ले लिया है। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए अपन। ठीक, XB अपॉन XA इक्वल टू WB अपॉन MB। ठीक है, MA अपॉन ये लिखा हुआ था। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड कर दिया। देखो उधर 1000 से मल्टीप्लाई, यही फॉर्मूला था और इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो देखो उधर ये बन गया WB अपॉन MB 1000 इंटू WA ले लिया इंटू MA अपॉन 1000 हो गया, ये लिखा, ये बन गया आपके पास में WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं मोलरिटी। इस पूरे की जगह लिखा हमने स्मॉल मोलरिटी। ठीक है, इंटू MA अपॉन 1000, MA अपॉन 1000। तो ये बन गया फॉर्मूला XB अपॉन XA इक्वल टू XB अपॉन XA इक्वल टू मोलरिटी, XB अपॉन XA इक्वल टू स्मॉल m मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय MA अपॉन 1000। या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, फॉर्मूला हमारे पास बन गया मोलरिटी इक्वल टू XB अपॉन मोलरिटी इक्वल टू XB अपॉन XA मल्टीप्लाइड बाय
1000 अपॉन MA, ये फॉर्मूला इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ठीक। इसमें एक रिलेशन और मैं आपसे डिस्कस करता हूं। रिलेशन बिटवीन molarity capital M and molarity small m। ठीक है, मैं इसी में एक और रिलेशन डिस्कस कर रहा हूं और वो नेक्स्ट रिलेशन मैंने ले लिया, कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में रिलेशन क्या होगा। यह सब हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि आपको मोलरिटी गिवन होगी और आपसे बोलेगा इसका मोलरिटी कितना होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आपको मोलरिटी गिवन होगी, आपसे बोलेगा इसका मोलरिटी कितना होगा। इसका मतलब मोलरिटी को मोलरिटी में चेंज करना और मोलरिटी को मोलरिटी में चेंज करना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, तो उसी की बात हो रही है, एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसके कन्वर्जन की बात करें तो अब आपको समझा देता हूं। अगर आपको मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी निकालना है और मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी निकालना है, इस कन्वर्जन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी डेंसिटी की। बिना डेंसिटी के आपका काम नहीं होगा, तो आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। सपोज डेंसिटी आपको दे रखी है D ग्राम पर ml, तो मैं मान लेता हूं लेट molality of solution, that molality of solution is small m and density of solution is D ग्राम पर ml। मैंने क्या मान लिया, हमारा जो सॉल्यूशन है, हमने ये मान लिया कि हमारा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जो मोलरिटी है ना, उस सॉल्यूशन का मोलरिटी तो स्मॉल m है और उसका डेंसिटी D ग्राम पर ml है। मोलरिटी क्या होता है भैया, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी 2 है, अगर किसी का सॉल्यूशन का मोलरिटी 2 है ना, तो 2 मोलरिटी का मतलब ये होगा 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी 3 है तो 3 का मतलब ये हुआ 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी स्मॉल m है, स्मॉल m का मतलब ये हुआ स्मॉल m मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, molarity m means m mole of solute, m mole of solute are in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हुआ जो स्मॉल m मोल सोल्यूट है ना, वो किसमें प्रेजेंट है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, आप क्या करते हैं, यहां से मैं मास ऑफ सोल्यूट निकालता हूं। देखो इधर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल कितना स्मॉल m है। हमने मान लिया जो सोल्यूट है इसका मोलिकुलर मास है, ये लीजिए स्मॉल m मोल, मोल को हमने मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, mw मोलिकुलर मास हो गया। सोल्यूट का मोलिकुलर मास है, इसका मतलब सोल्यूट के मोल को अगर सोल्यूट के मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ना, उसका मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट मेरे पास आ गया। इसके बाद फिर मैंने लिखा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास निकाला, तो सॉल्वेंट का मास तो आपको दे रखा है ना 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। सोल्यूट का मास है, सॉल्वेंट का मास है, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। यहीं से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन, ये लीजिए हमने निकाल लिया मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये लीजिए हमने इनको ऐड कर दिया, मास ऑफ सोल्यूट प्लस 1000 इनको ऐड किया, तो ये हमारे पास में मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्यूशन का मास आ गया, मेरे को क्या करना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिख देते हैं, देखो नेक्स्ट लिख रहे हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करें ना, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या लिखोगे, मास अपॉन डेंसिटी। मास हमारे पास आ गया था mmw प्लस 1000 अपॉन d, ये हमारे पास ml में आ गया इसका वॉल्यूम, राइट।
ठीक है, हमको मोलरिटी लिखना है। मोलरिटी लिखना है तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000, और 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में ले सकते हैं। ठीक है जी। मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल कितना है, तो सोल्यूट का मोल तो यार स्मॉल m है, इसकी जगह लिखा मैंने स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने ये निकाल लिया mmw अपॉन 1000, और d ऊपर चला जाएगा, 1000 की जगह 1000 डाल दिया। ठीक है, तो ये बन गया m इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन m इंटू मोलिकुलर मास प्लस 1000, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको ऐसे लिखा हमने m इंटू डी, तो ऊपर इन्हें दिया, ये जो 1000 है ऐसे बोल सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह 1000 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, तो m इंटू डी आ गया, नीचे 1000 से डिवाइड किया, 1000 अपॉन 1000 हो गया 1 प्लस mw अपॉन 1000, ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। तो ये हमारे पास में एक तरह से स्मॉल m मोलरिटी और कैपिटल M मोलरिटी के बीच में रिलेशन आ गया। तो जब ऐसा हो ना, एक क्वांटिटी आपको गिवन है, दूसरी क्वांटिटी आपको फाइंड करनी हो, इस फॉर्मूले में रख के पता लगा सकते हैं। पर ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला क्या आपको याद रहेगा नहीं, तो आपको मैंने आपसे बोल रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है ना, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये मैंने मेथड बता दिया, तो आपको मेथड को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसीजर क्या था। तो ये आपको जो मैंने मेथड सिखाया है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड है। मतलब ये जो आपको मेथड बताया ना, ये मेथड मेरे को आपको समझाना था, तो जब भी मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं मेथड से ही सोल्व करूंगा डायरेक्ट। ठीक है जी। अब हमने ये इसकी बेसिक डेफिनेशन वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखें इसके क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जी, अब हम वन बाय वन करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 5.85 ग्राम of NaCl in for a solution of 5.85 gram of NaCl in 900 gram of water, calculate mole fraction of solute and solvent। ठीक है, यह क्वेश्चन है, हमको सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता लगाना है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसके मोल बना देते हैं। तो सोल्यूट का मोल, मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल की बात करें तो सोल्यूट का मोल क्या लिखेंगे आप, 5.85 ग्राम NaCl है, इसका मोलिकुलर मास 58.5 होता है। इसका मतलब सोल्यूट का मोल मेरे पास 0.1, तो सोल्यूट के मोल आ गए। सॉल्वेंट की मोल की बात करें, सॉल्वेंट का मतलब वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मोल क्या काम करें, 900 को डिवाइड करें हम 18 से। वाटर का जो मोलिकुलर मास है वो 18 है, 18 से इसको डिवाइड कर दिया, इसको अगर सोल्व करके देखें तो ये आता है 50। सॉल्वेंट के मोल कितने आ गए हमारे पास में, 50 मोल आ गए। ठीक है, ठीक, सोल्यूट का मोल है, सॉल्वेंट का मोल है, मोल फ्रैक्शन लाना है, ये लीजिए हम मोल फ्रैक्शन लिखे सोल्यूट के लिए। मोल फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या बता रखा है, मोल फ्रैक्शन उसका मोल अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल 0.1 प्लस 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 0.1 अपॉन 50.1, ये आ गया हमारे पास 1/501, ये तो हमारे पास सोल्यूट का मोल आ गया। अगर हमको सॉल्वेंट का मोल निकालना है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल तो 50 अपॉन करके ऐसे सोल्व कर देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप ये जानते हैं ना कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन है ऑलवेज कितना होता है, 1, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 है, और आपके पास सोल्यूट का मोल अगर 1/501 है तो सॉल्वेंट क्या होगा, 1 में से माइनस किया, 1 माइनस 1/501, इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाता है 500/501। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है।
ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 214.2 ग्राम ऑफ sugar syrup contains 34.2 gram of sugar. Question है 214.2 gram of sugar syrup contain 34.2 gram of sugar. Calculate first point. First point, mole fraction of sugar and water. फर्स्ट हमको वाटर और शुगर का मोल फ्रैक्शन बताना है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट हमको बताना है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन बना इसका हमको मोलरिटी कैलकुलेट करना है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और थर्ड निकाल देते हैं मास परसेंट ऑफ शुगर। शुगर का मास परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन देखें अपन। क्वेश्चन दे रखा है शुगर सिरप 214.2 ग्राम है, इसमें शुगर प्रेजेंट है 34.2 ग्राम। पहले तो आप ये समझ लीजिए शुगर सिरप का क्या मतलब है। आपने शुगर लिया, शुगर और शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो एक सॉल्यूशन बनेगा। वो जो सॉल्यूशन बना उसको बोल रहे हैं हम शुगर सिरप। इसका मतलब ये जो शुगर सिरप लिखा है ना, इसका मतलब ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, और जो शुगर लिखा हुआ है 34.2 ये हमारे पास में मास ऑफ सॉल्यूट है। तो सबसे पहले हम इसको से लिख देते हैं। हमको एक तरह से ये तो दे रखा है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, शुगर सिरप का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास हमारे को गिवन है 214.2 ग्राम। ये तो हमारे पास हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हम लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी हमको दे रखा है। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, शुगर है ना, यानी शुगर का मास का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हमको गिवन है 34.2 ग्राम, ये भी गिवन है। तो यहाँ से फिर हम सॉल्वेंट का मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है, और ये कितना होगा 214.2 में से 34.2 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 180 ग्राम। ये लीजिए 180 ग्राम आ जाता है। ठीक है, अब हमको मोल फ्रैक्शन वगैरह निकालना है, तो मोल की जरूरत तो हमको होगी सही, तो हम मोल भी निकाल लेते हैं। चलिए हम इनके मोल निकाल लेते हैं। मैंने तो शुगर के मोल निकाल लिए। शुगर आपको दे रखा है 34.2 शुगर जो है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं तो 342 आता है। इसका मतलब शुगर के मोल तो हमारे पास 0.1 दे रखे हैं। ठीक है, शुगर के मोल आगे, वाटर के भी मोल निकाल लेते हैं। वाटर हमारे पास कितना आ रहा है भैया, वाटर हमारे पास आ रहा है 180 ग्राम। मोलिकुलर मास 18 से डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा। ये लीजिए क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है ना, आपसे फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन भी पूछ रहा है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या लिखेंगे आप, शुगर के मोल वो तो 0.1 है अपॉन टोटल मोल 0.1 प्लस 10। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाता है 1/101। ये लीजिए, ये हमारे पास में शुगर के मोल फ्रैक्शन आ गया। आप अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाता है 1 में से माइनस कर दीजिए, एक सेकेंड, वाटर हमारे पास है 180 ग्राम और सही है। ठीक है, तो वाटर की बात करें, इसको 1 में से माइनस किया, 1 में से माइनस किया तो ये बनेगा 100/101। ये लीजिए, ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड पॉइंट आपके पास है मोलरिटी, मोलरिटी निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब मोल फ्रैक्शन आ गया ना, मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी निकालना है। अब आपको एक तो तरीका क्या है, आपको मैंने जो रिलेशन बताया था, या तो डायरेक्ट रिलेशन लगा दो तो उससे भी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी तो आंसर ला सकते हो ना।
ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था याद करिए, ये तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, XB अपॉन XA इक्वल टू हमने लिखा था मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MA, ये फॉर्मूला लिखा था हमने, रिलेशन बताया था ना आपको। तो देखो XB आपको दे रखा है, XA दे रखा है, मोलैलिटी लाना है, MA का मतलब सॉल्वेंट है ना, ये दे रखा है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं XB का मतलब मैंने आपसे बोला था ना, हम जो B है, B किसके ले रहे हैं, B ले रहे हैं सोल्यूट के लिए और A सॉल्वेंट के लिए, XB इसका मतलब XB का मतलब B सोल्यूट। तो ये कितना दे रखा है, ये हमारे पास है 1/101 और वाटर की बात करें तो वो दे रखा 100/101। तो इसको ऐसे लिखोगे ना 1/101 और इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 1/100 आ जाएगा, ये 1/100 आ गया। 101 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/100 इक्वल टू आ जाता है मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MA फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास वाटर है ना, तो वो तो 18 आ जाता है। ठीक है, इसको अपन अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1/100 इक्वल टू मोलैलिटी 1000 को 18 से डिवाइड करते हैं तो ये 55.5 आता है। तो इसको देखा जाए तो मोलैलिटी जो है वो आपके पास आ जाता है 1/100 इंटू 55.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट इसमें एक और आपसे पूछा जा रहा है। थर्ड पॉइंट आपसे क्या बोला, मास परसेंट ऑफ शुगर। अब शुगर का मास परसेंट कैसे निकालेंगे, तो मास परसेंट ऑफ शुगर को कैलकुलेट करने का तरीका ये हुआ, मास परसेंट ऑफ शुगर इक्वल टू होगा मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, मास ऑफ शुगर का मास हमको गिवन है 34.2 गिवन है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ये हमको गिवन है 214.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये लीजिए, ये हमारे पास में शुगर का मास परसेंट भी आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। कैलकुलेट मास ऑफ cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% by weight of cane sugar solution। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। तो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% बाय वेट ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन। ये हमको कैलकुलेट करना है। देखिए, आपको मैंने बताया था परसेंट बाय वेट का एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान से देखिए। परसेंट बाय वेट इक्वल टू बताया था आपको वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, यही है। ठीक है, देखिए परसेंट बाय वेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, परसेंट बाय वेट तो 25% बोल रहा है। वेट ऑफ सोल्यूट का मतलब यहाँ पर सोल्यूट को केन शुगर है ना,
इसको लिखा हमने वेट ऑफ केन शुगर, वेट ऑफ केन शुगर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना बन रहा है आपसे 250 ग्राम, ये 250 मल्टीप्लाइड बाय ये 100 ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ से आप वेट ऑफ केन शुगर निकाल सकते हैं, तो वेट ऑफ केन शुगर आपके पास आ जाता है यहाँ से। यहाँ से हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो वेट ऑफ केन शुगर है ये बन जाता है 25 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय 100, ये आ रहा है। इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना आपने, 250 को इधर 25 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया है, ठीक है। इसको सोल्व करके देख लीजिए, 0 5 से कैंसिल करें तो ये 5 2 जा हो जाएगा, ये 5 5 जा, इसको सोल्व किया जाए तो 25 ये बनेगा 125/2, इसको सोल्व करें तो बन गया 62.5 ग्राम। तो आपको पास में केन शुगर का मास आ रहा है, मास ऑफ केन शुगर आ गया 62.5 ग्राम, ठीक है। उस हिसाब से क्या पूछा जा रहा है, मास ऑफ वाटर, वाटर कितना चाहिए, वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर, तो वाटर का वेट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 250 है, मास ऑफ सॉल्यूट ये आपको दे रखा है 62.5, इसमें से इसको माइनस कर देना, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the mole fraction of solute in in 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने 0.1 ले लिया, एग्जाम में कभी 1 मोलर बोल देगा, 2 मोलर बोल देगा, मेथड वो का वही रहेगा, आप क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमको दे रखा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। इसका मतलब हमको एक तरह से क्वेश्चन के अंदर मोलिलिटी दे रहा है, क्वेश्चन के अंदर हमको मोलिलिटी गिवन है और हमसे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तरीका एक तो ये हो गया, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फॉर्मूले से बना दो, तो फॉर्मूले से कैसे लिखोगे आप, ये फॉर्मूला बता दो ना, XB/XA इक्वल टू मोलिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000/MA, ये फॉर्मूला याद आ गया आपको। आपसे बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब B, यानी आपसे क्वेश्चन के अंदर XB पूछा जा रहा है ना, तो ये XB पूछा गया, XA की जगह भी आप 1 - XB लिख दो, ये 1 - XB कर दिया, इक्वल टू मोलिलिटी इसकी जगह लिखा मैंने 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 की जगह 1000 रखा हमने, MA का मतलब सॉल्वेंट, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट वाटर है, तो हमने इसको 18 से डिवाइड कर दिया, और 1000 अपॉन जो 18 होता है ना, इसको अगर सोल्व करें तो ये बन जाता है हमारे पास XB/1 - XB इक्वल टू 1000/18 बनता है 55.5, 55.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 5.55 बनेगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देख लीजिए XB इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन जाता है 5.55 माइनस 5.55 इंटू XB, इसको उधर लेके आ गए, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस ये बनेगा 6.55 इंटू XB इक्वल टू 5.55, ये इसको सोल्व करें तो यहाँ से जो XB आएगा ना, XB आ जाएगा आपके पास 5.55 डिवाइडेड बाय 6.55, ये आपका XB आ जाता है, ठीक है। ठीक, अब देखो ये हमने इसको ऐसे सोल्व किया। अब इसे क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको एक और मेथड बताता हूं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है ना, 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। तो पहले तो आपको 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन का मतलब समझ में आना चाहिए, इसका मतलब ये तो हुआ ना
0.1 मोल ऑफ सोल्यूट, 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम वाटर, या ऐसे बोल सकते हैं ना 1000 ग्राम का मतलब मोल में चेंज करें तो कितना बनेगा 55.5 मोल वाटर। ये मतलब हुआ ना इसका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको तो मोलिलिटी लिखना है, वो भी किसके लिए, सोल्यूट के लिए, मतलब एक्स भी लिखना है। तो सोल्यूट का मोलिलिटी क्या होगा, इसके मोल कितना है भैया देख लो इधर, ये 0.1 अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल 0.1 प्लस और ये आ गया हमारे पास में 55.5। इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 0.1 अपॉन 55.6, यानी ये बन गया 1/556। ये था फर्स्ट हमको इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, शुगर और वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो देख लेते हैं शुगर और वाटर का मोल फ्रैक्शन। उसके लिए हमको मोल की जरूरत पड़ेगी। मोल ऑफ शुगर, शुगर का मास 34.2 गिवन है, इसका मोलिक्यूलर मास 342, ये बनेगा 0.1। इसी से हम वाटर का मोल निकाल लेते हैं। वाटर का मास है 180, मोलिक्यूलर मास 18 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 10, ये 10 मोल आ गया, ठीक है। शुगर का मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, शुगर के मोल ये 0.1 है अपॉन टोटल मोल का मतलब शुगर के मोल प्लस वाटर के मोल, तो 0.1 प्लस 10 तो ये बनेगा 1/101। ये तो मोल फ्रैक्शन आ गया शुगर के लिए। वाटर का मोल फ्रैक्शन लाना है, मैंने आपसे बोला था टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1/101 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस किया तो 1 माइनस करें आएगा 100/101, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है मोलिलिटी, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया XB/XA इक्वल टू मोलिलिटी इंटू MA/1000 फॉर्मूला होता है। XB/XA, XB वो रहा, XB आपका ये रहा, XA ये रहा, इन दोनों को डिवाइड किया तो 1/100 आ जाएगा, क्योंकि 101 से 101 कैंसिल हो जाएगा। मोलिलिटी हमको लाना है MA का मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास 18/1000, और आप जानते होंगे 1000/18 55.5 आता है। इसको सोल्व करें तो मोलिलिटी बन गया 55.5/100, आंसर 0.55। ये हमारा सेकंड आंसर आ जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है मास परसेंट ऑफ शुगर का मास परसेंट ऑफ शुगर आता है मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ शुगर 34.2 गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन 214.2 गिवन है, मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो 15.96 ये हमारे पास में मास परसेंट ऑफ शुगर आ गया है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, कैलकुलेट मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% बाय वेट ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है। देखिए परसेंट बाय वेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। परसेंट बाय वेट वो हमको गिवन है 25%, मास ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब वेट ऑफ केन शुगर अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने 250 लिया मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सोल्व करके हम यहाँ से वेट ऑफ केन शुगर निकाल सकते हैं। तो केन शुगर का जो वेट है ये हमारे पास आ गया, वेट ऑफ केन शुगर इक्वल टू 25 इंटू 250 100। इसको सोल्व करने से 62.5 ग्राम आ गया। तो 62.5 ग्राम किसका मास आया, 62.5 ग्राम तो हमारे पास केन शुगर का मास आ गया। हमसे पूछ रहा है कितना केन शुगर चाहिए, कितना वाटर चाहिए, तो केन शुगर तो 62.5 चाहिए। अब बोला वाटर कितना चाहिए, तो सॉल्यूशन कितना बना रहे हो 250, सोल्यूट कितना है 62.5, तो माइनस करने से आंसर आएगा 187.5 ग्राम। इसका आंसर आता है मास ऑफ वाटर हमारे पास आ गया 187.5 ग्राम, ठीक है। इस टाइप से बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने। नेक्स्ट, what is the mole fraction of solute? What is the mole fraction of solute in 0.1 molar aqueous solution? आपको दे रखा है 0.1 molar aqueous solution है, 0.1 molar aqueous solution है। इस 0.1 molar aqueous solution के अंदर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं हमको एक तरह से मोलिलिटी गिवन है, मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, मोलिलिटी गिवन है, मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो आपने मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, XB/XA इक्वल टू मोलिलिटी इंटू MA/1000। चले जी, XB/XA, XB तो कैलकुलेट करना है और XA को भी मैंने 1 - XB लिख दिया। मोलिलिटी 0.1 दे रखा है, MA एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन का सॉल्वेंट होगा वाटर, वाटर का मोलर मास 18/1000 आ गया, 1000/18 55.5 अपॉन 0.1 तो 1/555, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाता है
555 इंटू एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स बी को इधर लाया तो ये बन गया 556 इंटू एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू आ जाएगा 1/556। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से सोल्व करता हूं। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का सेकंड मेथड समझना। सेकंड मेथड आपको बोला 0.1 मोलर एक्व सॉल्यूशन है ना। अब 0.1 मोलर एक्व सॉल्यूशन है तो पहले तो आपको ये आना चाहिए 0.1 मोलर एक्व सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा। पहले तो आपको ये पता हो ना, जो 0.1 मोलर एक्व सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होगा। तो 0.1 मोलर एक्व सॉल्यूशन का मतलब 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम वाटर या बोल सकते हैं 55.5 मोल ऑफ वाटर। इसका मतलब वाटर के मोल 55.5 है, सोल्यूट का मोल 0.1 है। आपको लाना क्या है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ये क्या लिखोगे, इसका मोल अपॉन टोटल मोल। सोल्यूट का मोल 0.1 होगा, टोटल मोल का मतलब सोल्यूट का मोल 0.1 प्लस सॉल्वेंट का मोल 55.5। तो इसको सोल्व करें 0.1 अपॉन 55.6, आंसर 1/556। इससे भी आ गया 1/556 और इसके पहले जो बनाया था इससे भी आया 1/556। आप दोनों में से किसी से सोल्व कर सकते हैं, पर आपने देखा ये मेथड तो थोड़ा सा लेंथी है, उसके साथ साथ इसमें तो फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। जबकि मैंने आपसे बोला था ना, ये जो रिलेशन वगैरह बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको मेथड सिखा रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो फॉर्मूले से बना दो, या आप चाहो तो जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट से बताया ना, तो वैसे इजी मेथड आपके लिए यही रहेगा। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर हमको मोलरिटी दे रखा था। इस क्वेश्चन के अंदर हमको मोलरिटी दे रखा था और हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, मोलरिटी। हमसे क्या पूछा गया, मोल फ्रैक्शन। यार क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए, क्या आपको दे दिया जाए मोल फ्रैक्शन और आपसे पूछा जाए मोलरिटी, तो एक क्वेश्चन ये भी बना देता हूं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ water in H2SO4 solution. H2SO4 solution is 0.85. Calculate molality of solution. हमसे बोला जा रहा है सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना होगा। अब आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले तो। सॉल्यूशन का मोलरिटी कैलकुलेट करना है। आप देखते हैं सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा। देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर गिवन है। वाटर का मतलब XB, यानी क्वेश्चन के अंदर हमको वाटर है ना, तो XA सॉल्वेंट, XA हमारे को गिवन है 0.85 में, तो हमारे पास XA हो गया और XA है तो XB भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0.15। ठीक है, आपको लाना क्या है, मोलरिटी लाना है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, XB अपॉन XA इक्वल टू M इंटू MA अपॉन 1000। आप ये फॉर्मूला लिखोगे। XB की बात करें, XB हमारे पास आ गया 0.15 आया, XA ये हमारे पास 0.85 इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय 18 अपॉन 1000, ये आएगा भाई। ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 15 अपॉन 85 15 अपॉन 85 इक्वल टू मोलरिटी अपॉन 55.5। इसको सोल्व करके हम अगर मोलरिटी निकालें तो बन जाता है, हमारे पास आ जाता है 55.5 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 85। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है मोलरिटी। ठीक है, तो वो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए कि आपको मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी लाना है, मोलरिटी गिवन है और आपको मोलरिटी लेकर आना है। इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और बता देता हूं। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ
300 सेंटीमीटर क्यूबिक aqueous solution of calcium nitrate. Calculate molarity of 300 centimeter cubic aqueous solution of calcium nitrate which contain 3.01 into 10 to power 22 नाइट्रेट आयन। ठीक है, समझते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट है, देखिए इधर ये कैल्शियम नाइट्रेट, या आपको कैल्शियम नाइट्रेट आपने ले लिया। कैल्शियम नाइट्रेट अगर डिसोसिएट होता है तो आपको एक तो देता है कैल्शियम आयन, उसके साथ में आपको 2 नाइट्रेट आयन देता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं ना, अगर 2 मोल कैल्शियम नाइट्रेट, सॉरी, अगर हमारे पास में 2 मोल नाइट्रेट आयन है तो 2 मोल अगर नाइट्रेट आयन है तो फिर कैल्शियम का तो 1 ही मोल होगा। ये तो मतलब है, या ऐसे बोल सकते हैं 1 मोल जो कैल्शियम नाइट्रेट है ना वो हमको 2 मोल नाइट्रेट आयन देता है। तो इसका मतलब आपके पास जितने नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन है कैल्शियम नाइट्रेट, तो उसका अगर ये 2 है तो 1 होगा, यानी जस्ट 50% होगा। तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले हम नाइट्रेट के मोल निकाल लेते हैं। तो नाइट्रेट का मोल कितना होगा, इधर रखा है 3.01 इंटू 10 टू पावर 22, इसको आप डिवाइड कर देंगे 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 से, ये हमारे पास में नाइट्रेट के मोल आ गए। ये तो नाइट्रेट के मोल है। तो नाइट्रेट का मोल कितना रहा भैया, 1/2, 1/2 तो 1/20, तो ये बन जाता है 1/20 मोल हमारे पास में नाइट्रेट है, 1/20 मोल। ठीक है, तो 1/20 मोल किसका, नाइट्रेट का है। अगर नाइट्रेट का 1/20 मोल है तो कैल्शियम नाइट्रेट क्या होगा, देख सकते हैं, ये 2 है तो ये 1 है। अगर ये 1/20 है, इसका मतलब ये हमारे पास में कैल्शियम नाइट्रेट के मोल आ जाएंगे 1/40 मोल। ये 1/40 मोल आ गए, आधा होगा ना। हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला कैल्शियम नाइट्रेट के मोल, तो ये लिखा जाएगा 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम, वो दे रखा हमको 300, ये 300 दे रखा है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 1/12, इसका आंसर आ जाता है 1/12। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये जो नाइट्रेट के आयन है इसको मोल देके डायरेक्ट यही मोल रख देते हैं, जबकि ये मोल किसके आगे, ये तो नाइट्रेट क्या है। आपको मोलरिटी किसका लाना है, कैल्शियम नाइट्रेट का लाना है। तो मोल भी तो कैल्शियम नाइट्रेट के बनाओगे ना, तो कैल्शियम नाइट्रेट के मोल तो इसके जस्ट आधे होंगे ना। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाता है। क्लियर पॉइंट।